दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑन टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज। पिछले वीडियो में हमने 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे अबाउट टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज। तो आज हम 51st एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम मज़ीद 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। और बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको लगे कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो के कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करके वीडियो की प्लेबैक स्पीड 0.75 या 0.5 करके स्लो स्पीड में सुन सकते हैं। और बताना चाहूँगा आपको कि एक या 2 दिन के अंदर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफिशिएंट सेट अप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेजिडेंट इज। तो अगर इनकम बाहर से, मतलब इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफिशिएंट सेटअप इन इंडिया, मतलब इनकम बाहर किसी को मिली है, बाहर किसी बंदे को मिली है, लेकिन बिजनेस सेटअप कहाँ किया गया है? बिजनेस सेटअप किया गया है इंडिया में। तो वो यहाँ सर्विस कहाँ से आ रही है? सर्विस मतलब कोई बंदा प्रोवाइड कर रहा है इंडिया से, तो उससे उस टाइम जो इनकम उससे जनरेट हो गई, तो उस पर जो इनकम उसने अर्न की है उसको टैक्स वो टैक्सेबल होगी, नॉन टैक्सेबल होगी या पार्शियली टैक्सेबल होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो टैक्सेबल होगी। फिर है पेंशन इज़ टैक्सेबल अंडर डैश डैश हेड। तो पेंशन जो एक बंदा रिसीव करता है आफ्टर द रिटायरमेंट, तो उसको भी टैक्स लग जाता है, उस पर भी टैक्स लग जाता है। तो ये किस हेड के अंदर आ जाता है? इनकम के डिफरेंट हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। कल पिछले वीडियो में मैंने बताया है कौन कौन से हेड्स होते हैं। तो ये कहाँ पे आ जाता है? सैलरी में आ जाता है, सैलरी वाले हेड में आ जाता है पेंशन। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ मेंबर पार्लियामेंट। जो सैलरी रिसीव करता है, जैसे बाकी बंदे रिसीव करते हैं, एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी ऐसे ही सैलरी रिसीव करता है। तो वो पता है कहाँ पे उसको टैक्स लग जाता है? उसको सैलरी के अंदर टैक्स नहीं लग जाता है, उसको टैक्स लग जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, इसलिए अपने आप को कानून बनाते वक्त ठीक जोन में रखा है, ठीक फील्ड में रखा है, तो वहाँ उनको थोड़ा सा बचत होती है। ए पर्सन इज़ नॉन रेजिडेंट इफ़ ही फेल्स टू फुलफिल। एक पर्सन कब नॉन रेजिडेंट करार दिया जाता है? एज पर टैक्स लॉज, इफ़ ही फेल्स टू फुलफिल द एडिशनल कंडीशन। जो एडिशनल कंडीशन दी गई है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनने के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए, तो इसमें कौन सी कंडीशन वो फेल करता है? द एडिशनल कंडीशन, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, बोथ बेसिक कंडीशंस। तो इसका जो आंसर है वो है बी, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, ही डज नॉट फुलफिल वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस। तो आपको याद होगा मैंने क्या कंडीशंस बताई होगी, पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस किया है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट ओनली, रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, नॉन रेजिडेंट ओनली, ऑल एसएससीज। तो मतलब इनकम अगर आपको इंडिया में मिलती है, तो यहाँ पे किसको? रेजिडेंट्स को भी, मतलब सभी को भी इनको टैक्स देना पड़ता है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। चाहे रेजिडेंट के हाथ में हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो उसके हाथ में हो, या नॉन रेजिडेंट हो, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। ऑल एसएससीज को टैक्स देना पड़ता है। एसएससीज मीन जिस पे गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स चला सके, जो टैक्स के अंदर दायरे के अंदर आते हैं उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो इसमें अगर वो आएंगे तो उन पर प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है टैक्स का, अगर वो हेरा फेरी कर लेते हैं। इनकम, अच्छा कौन सा है? 56 है। डैजेस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। कौन सी चीज़ इनकम टैक्स से किसको छूट दी जाती है? इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड को हम मानते हैं कोई प्रॉफिट अगर कोई फर्म कमा ले तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ में बांट देता है, तो उसको कहते हैं डिविडेंड। अगर वही डिविडेंड किसी एम्प्लॉयज़ को मिला है, जो काम करने वाले फैक्ट्री में होते हैं उनको मिलता है, फैक्ट्री वाले देते हैं, बॉस देता है, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये एक किस्म का प्रिविलेज आप मान सकते हैं। डिविडेंड एक किस्म का प्रिविलेज होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर, क्या ये कवर करता है? बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट्स एंड रिलीफ, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये सब कवर कर लेता है। इनकम टैक्स में सभी, मतलब टैक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसी में आ जाती हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज। तो अगर कोई लैंड, उस पर एग्रीकल्चर की काश्तकारी होती है, खेती की जाती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये मैंने कल भी बताया। तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इस दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता है इंडिया में।
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी, रेजिडेंशियल स्टेटस जो एक बंदे का होता है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रीवियस ईयर इन द सेम असेसमेंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर, नन ऑफ द एबो ऑल ऑफ द एबो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस एक बंदे का क्या हो सकता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर इन द सेम असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का तो हमें पता है, प्रीवियस ईयर का तो मतलब आप मान के चलिए कि वो पास्ट है, पास्ट का पता है वो कहाँ पे रहा है कहाँ पे नहीं रहा है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन असेसमेंट ईयर जो होता है वो करंट ईयर होता है। तो असेसमेंट ईयर में एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, पता नहीं कब जाएगा क्या जाएगा। तो असेसमेंट ईयर में उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है तो वो डिफरेंट हो सकता है किसमें, असेसमेंट ईयर में, ना कि प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो वो तो पास्ट हो जाता है। और क्या है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम, सैलरी इनकम में क्या नहीं आता, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन, लीव सैलरी। तो इसमें कम्यूटेड पेंशन नहीं आ जाता है। कम्यूटेड पेंशन का मतलब हो गया वो पेंशन, वो मतलब जो एक बंदे को रिटायरमेंट के बाद एक साथ मिल जाता है, एक साथ मिल जाता है, उसको कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सैलरी मतलब मंथली वो ले लेते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स ले लेते हैं, तो उनको अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। और जो एक ही साथ ले लेते हैं बहुत बड़ा रकम जो उन्होंने बचा के, जो उनको गवर्नमेंट दे देती है, तो उसको क्या, या बाकी कंपनीज भी दे देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेड पेंशन। तो ये सैलरी में, सैलरी वाले इनकम में नहीं आता। इन केस ऑफ ये अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, टैक्स इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, नो टैक्स इज पेड ऑन सच सैलरी, टैक्स इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉई, गवर्नमेंट इज सेल्फ पेज द टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स थोड़ी पे करेगा, टैक्स इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई टैक्स फ्री सैलरी किसको कहते हैं, सिंपली इसको कहते हैं जिसपे जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, फैक्ट्री का, कंपनी का बॉस है, वो खुद ही टैक्स पे कर लेता है एम्प्लॉयज़ की ओर से। तो पे करने के बाद वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देता है, तो पहले ही टैक्स पे करता है, तो उसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डियरनेस अलाउंस इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, तो डियरनेस अलाउंस जो होता है ये एक किस्म का अलाउंस दिया जाता है, तो किन को दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। एपर्क इज़ एपर्क किसको कहते हैं, पर्क्स और प्रिविलेज के बारे में सुनना होगा। जो डोगरा रूलर्स थे या पिछले ज़माने में हुआ करते थे जो राजा महाराजा, तो उनके पर्क्स प्रिविलेजेस यहाँ अभी भी सुनते होंगे कि जो मतलब रिटायर होते हैं पॉलिटिशियंस या चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल उनको गवर्नमेंट का बंगलो मिलता है, रिटायर होने के बाद भी, सर्विस करने के बाद चीफ मिनिस्टर कब का मतलब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, उस वो तो हट दूसरा चीफ मिनिस्टर भी आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है, लेकिन वो पुराना जो है वो तो बंगले से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, या बाकी जो चीज़ें गाड़ी वगैरह इस्तेमाल करता है उनको छोड़ने का नाम नहीं लेता है, तो उन्हीं को पर्क्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैश पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सटीक रहेगा, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। कोई फैसिलिटी, खास फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल गाड़ी प्रोवाइड करेगा या कोई एकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड करे, तो उसको कहते हैं पर्क्स। प्रिक्विजिट टू एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड इन द IT एक्ट 1961 अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में वो परक्विजिट्स आ जाते हैं, वो सेक्शन 17B में आ जाते हैं। और क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स टू द एम्प्लॉयज़ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंडिंग रेट ऑफ डैश डैश फॉर द सेम पर्पज़। तो कंसेशनल लोन्स एम्प्लॉयज़ को कोई बैंक देता है, कंसेशनल लोन्स बैंक ही दे देता है एम्प्लॉयज़ को। तो ये कौन दे देता है, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द डेट में। तो ये लोन्स जो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं इन पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये पर्क्स ही माने जाते हैं, प्रिविलेजेस ही माने जाते हैं। तो ये कौन देता है यहाँ पे, लैंडिंग रेट्स ऑफ SBI। यहाँ पे इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। एम्प्लॉय इज डीम्ड स्पेसिफिक एम्प्लॉय इफ ही इज डायरेक्टर ऑफ कंपनी और हैज़ अ सब्सटेंशियल इन द कंपनी और हिज चार्जेबल सैलरी पर एनम एक्सीड्स। तो कंपनी एक बंदा, एक एम्प्लॉई जो है उसको स्पेसिफिक एम्प्लॉई करार दिया जाता है अगर वो डायरेक्टर है या सब्सटेंशियल इन द कंपनी, या उसकी सैलरी जो है, उसकी चार्जेबल सैलरी कितनी है, अगर ज़्यादा होगी 55 लाख से, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 50,000, 50,000 से अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है तो उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सड अप टू। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर कहीं पे मतलब अकोमोडेशन दे देता है गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को, तो उसको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो कितना पे करना पड़ता है, लाइसेंस फी फिक्सड बाय द गवर्नमेंट, तो उसको सिंपली कितना फीस लाइसेंस फी अदा करना पड़ता है जो गवर्नमेंट ने उसका मतलब फिक्स किया है। फ़ी और टैक्स में क्या फ़र्क है कि टैक्स तो ज़रूरी भरना पड़ता है, लेकिन फ़ी क्या होता है, फ़ी ये एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपने सर्विस ली, अगर आप लेना चाहते हैं कोई सर्विस, तो आपको फ़ी भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऑफिस में जाना है तो वहाँ पे
डिफरेंट फ़ी भरना पड़ता है, तो उस टाइम आपको भरना पड़ता है। लेकिन टैक्स तो हर किसी पे लागू हो जाता है, जो ये उस अगर उसकी इनकम मतलब टैक्स स्लैब्स में आ जाती है तो उसको भरना पड़ता है, ज़रूरी भरना पड़ता है। लेकिन फ़ी को क्या है, फ़ी ज़रूरी नहीं है। आप चाहो सर्विस ले लो तो फीस भरना पड़ेगा, आप चाहो सर्विस ना ले लो कोई सर्विस, तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोर्ट्स में होता है फ़ीस, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए फ़ी होता है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप सर्विस लेना चाहते हैं तो फीस भर दीजिए, आप सर्विस ना लेना चाहते हैं तो फीस नहीं भरने का। The value of rent-free accommodation a house owned by employer in case of non-government employee with about 25 lakh rupees is, population के बदले यहाँ पर रुपीज़ होना चाहिए, तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे ही रखते हैं। इंटरेस्ट ऑन आर पी एफ बैलेंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, तो इंटरेस्ट ऑन आर पी एफ बैलेंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। और यहाँ पे क्या है, 70 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आर पी एफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। और क्या है 71, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली सक्सीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर के बाद क्या आता है, असेसमेंट ईयर, तो इमीडिएटली असेसमेंट ईयर आ जाएगा, तो उसी में उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया डैश डैश इज इन इंडिया। तो इंटरेस्ट किसी, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसने लोन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसकी जो उसने जो लोन लिया है तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो बंदा बाहर रह रहा है, टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है। द सैलरी रिन्यूमरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी और रिन्यूमरेशन रिसीव्ड और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर्स ऑफ फर्म, जो होते हैं उनको जो रिन्यूमरेशन या सैलरी या कंपनसेशन मिलता है तो उनको वो किस में आ जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में आ जाता है। The death cum retirement gratuity received by the government employee or employee of local authority is death cum retirement gratuity रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ऑफ लोकल अथॉरिटी इज़। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या किसी और एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है इन सर्विस या सर्विस के बाद, तो उसको क्या मिल जाता है, उसको मिलता है ग्रेट्युटी अलाउंस, या उसको जो रकम मिल जाता है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है जो उसको मिल जाता है आफ्टर डेथ। अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड इज़, तो अगर किसी इंसान ने कोई सैलरी कमाई है पिछले साल में तो उस पर अगर, लेकिन वो रिसीव नहीं की है, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा, इट इज़ टैक्सेबल, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। द एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश डैश फॉर एरियर्स एंड एडवांस सैलरी, किस सेक्शन के अंडर वो कोई एसएससी क्लेम रिलीफ कर सकता है, रिलीफ के मतलब कोई छूट क्लेम कर सकता है, अंडर सेक्शन 89(1). The Payment of Gratuity Act came into force in, तो Gratuity Payment of Gratuity Act किस साल में आया, 1972 में आया। Deduction from gross total income is allowed under section 80 up to lower of qualifying amount or a maximum of 1 lakh. Deduction from gross total income is allowed, तो कितना अलाउ है, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस कर सकता है एक बंदा जब कैलकुलेट कर लेता है इनकम, या कोई कंपनी कैलकुलेट कर लेती है अपनी इनकम, तो बाद में क्या कर लेता है, ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ डिडक्शंस कर लेते हैं। लेकिन इनको कितना कर सकता है एक बंदा क्लेम कर सकता है 1 लाख, मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो सकता है, 1 लाख डिडक्शन, 1 लाख तक की डिडक्शंस कर सकता है। प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम इलीगल बिजनेस, और मतलब एक बंदे ने कोई काम कर रहा है, चाहे वो लीगल कर रहा है या इलीगल कर रहा है, अगर उसका पैसा टैक्स अथॉरिटीज़ को पता तो चलता ही है, तो इससे क्या हो जाएगा कि उसकी जो इनकम है, चाहे किसी भी तरीके से वो कमाए, उस पर टैक्स लग जाता है। और क्या है यहाँ पे 80th क्या है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू इफ़ ट्रीटमेंट इज़ डन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट अगर किसी बंदे को मिलता है तो उस टाइम अगर 15,000 से ज़्यादा, उसको 15,000 तक उसको कोई मेडिकल रिएम्बर्समेंट मिलता है, कोई रिलीफ मिलता है उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, तो उसको उस पर टैक्स नहीं दिया जा, उस पर टैक्स नहीं लगता। कितने तक, 15,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता अगर उसको इतना मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, CCA DA फॉरेन अलाउंस मेडिकल अलाउंस। CCA का मतलब क्या है, सिटी में जो बंदे रहते हैं तो उनको CCA अलाउंस दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस दूसरा चीज़ है, फॉरेन अलाउंस, और फिर क्या है चौथा डी क्या है, मेडिकल अलाउंस। तो इसमें फॉरेन अलाउंस जो दिया जाता है उसको, उस पर टैक्स नहीं लगता। फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इज एग्जेम्प्टेड अप टू, तो
एम्प्लॉयज़ को अगर कोई बंदा एम्प्लॉयर फ्री फूड दे देता है तो उस पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। कितने के हिसाब से, ₹50 पर मील के हिसाब से अगर उसका हिसाब लगा ले तो फिर एंड पे देखेगा कि कितना उसने फीड किया है लोगों को, कितने मील्स दिए हैं, तो वो लास्ट में डिडक्ट कर सकता है अपनी इनकम से। तो उस पर उसको टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, तो कौन सा ऐसी इनकम है जो सैलरी के हेड के अंदर नहीं आ जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए और बी, रिन्यूमरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एक टीचर को, एक प्रोफेसर को अगर कोई पैसा दिया जाता है, अगर कोई रिन्यूमरेशन दिया जाता है तो उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। और फिर क्या है? सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस पर भी सैलरी के अंडर टैक्स नहीं लगता है, तो उसको दूसरे साइड से लगता है, सैलरी फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये जो रिन्यूमरेशन वगैरह है तो इसका भी डिफरेंट किस्सा है। In accordance with the provisions of Section 17(1) of Income Tax Act 1961, the term salary includes, तो सैलरी में क्या आ जाता है एज पर सेक्शन 17(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1971? तो इसमें एन्यूटी और पेंशन, एन्यूटी का कंसेप्ट एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप का नहीं, हाँ मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन ये कंसेप्ट है। तो इसमें क्या है कि एक बंदा इन सक्सेसिव पीरियड्स, इक्वल पीरियड्स, फॉर एग्जांपल एक मंथ के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ मनी उसको मिल जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज हो जाता है। और क्या है? पेंशन, एनी ग्रेट्युटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, प्रॉफिट्स इन लीव और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, तो ये सब चीज़ें आ जाती है किस में? इनकम में आ जाती है। इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इनकम में। इफ द एम्प्लॉय रिसीव्स रिटायरमेंट ग्रेट्युटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, ही कैन क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो अगर किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट ग्रेट्युटी मिल जाती है, रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के बाद कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, बोनस अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो उस पर वो क्लेम कर सकता है क्या? एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है दोनों के लिए, करंट एम्प्लॉयर के लिए, प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए, अगर दोनों उसको दे देते हैं तो उनके लिए, दोनों के लिए वो क्लेम कर सकता है। द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आर्मड फोर्सेज ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉई इज़, अगर किसी आर्मड फोर्सेज में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी डेथ हो जाती है इन सर्विस, तो डेथ ऑफ द एम्प्लॉई, फिर उसको पेंशन मिल जाता है। तो उसमें क्या चीज़ है कि इट इज़ एग्जेम्प्टेड आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ सर्टन कंडीशंस, तो इस पर टैक्स नहीं लगता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है क्यों? और थोड़ी सी कंडीशंस वगैरह उसको फुलफिल करनी पड़ती है उन फैमिली मेम्बर्स को, तो कंडीशंस अलाउड हर जगह है। द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, एंटरटेनमेंट अलाउंस किन को दिया जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट दे देती है। द एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज़ द लीस्ट ऑफ, कितना हो सकता है? इनकम टैक्स जो एंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स उन पे चार्ज किया जाता है वो कितना हो सकता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना मतलब पूरा अमाउंट जो उन्होंने रिसीव किया है उस उतना पूरा डिडक्ट कर सकते हैं वो अपनी इनकम से, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ द इंडिविजुअल, या ₹5000 इतने तक डिडक्शन वो कर सकते हैं, इतनी डिडक्शन वो कर सकते हैं। इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज़ टैक्सेबल इन केस ऑफ इनकम, अगर बाहर कमाई है किसी बंदे ने रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, तो अगर एक इंसान रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस पर लगेगा, बाकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे नहीं लगेगा, नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगा। ग्रॉस टोटल इनकम इज़ अराइव्ड आफ्टर, ग्रॉस टोटल इनकम पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं? जब इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ग्रॉस ओनली एडिंग अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये सिर्फ 5 हेड्स को कंबाइन करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं? इसका आंसर है डी। तो इसका मतलब है पहले एडिंग इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, जो भी हेड्स से आपने इनकम कमाई है उसको टोटल करना है। आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो फिर क्या करना पड़ता है? कुछ चीज़ों को हम छोड़ देना है ऐसे ही, और कुछ चीज़ों को साइड में रखना है। और फिर क्या है? आफ्टर अलाउइंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, तो बाद में क्या करनी है? डिडक्शंस वगैरह करनी है, तो फिर पहुंच जाता है बंदा कहाँ पे? ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो ये एक बड़ी प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है कि इनकम को कैसे, टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ए कार, तो ये दिया गया है यहाँ पे डाटा अलॉन्ग विद द ड्राइवर ऑफ एक्स पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वर्थ ₹32,000 एंड ड्राइवर सैलरी 36,000, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज, तो ये जो गाड़ी एक एम्प्लॉयर दे देता है किसी एम्प्लॉई को, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा कितने अमाउंट पे? तो वो लगेगा
32 एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज़ 32,400। तो इसका आ जाएगा 32,400, इसका वैल्यू आ जाएगा 32,400 पे टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। एनकैशमेंट ऑफ अर्नर लीव इज़ गिवन बाय, एनकैशमेंट ऑफ अर्नर लीव कहाँ पे लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो लिखा है ऑप्शन सेक्शन 10 और 10A। compensation received on voluntary retirement is given by dash dash of income tax act 1961। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 10C। तो कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट वो इस सेक्शन में आ जाएगा। इफ़ एन एम्प्लॉय ट्रांसफर सेकंड हैंड मोटर कार टू दी एम्प्लॉई द परक्विजिट इज़ वैल्यूड एट, अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को दे देता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है? उसको कहाँ पे वैल्यू किया जाएगा? कितना वैल्यू किया जाएगा? एक्चुअल कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर SLM मेथड। तो इस तरह से उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। द फॉलोइंग इज़ नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज, सैलरीज के हेड में कौन सा नहीं आ जाता है? तो इसमें आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड बाय फुल टाइम पार्टनर, रिन्यूमरेशन इसमें नहीं आ जाता है, सैलरीज में नहीं आ जाता है, ये बिजनेस इनकम में आ जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाता है। द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स, तो इसमें कौन आ जाता है? परक्विजिट जो है वो इंडिया में ऐसी चीज़ है कि जिस पे टैक्स नहीं लगता है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स से। गिफ्ट टू एम्प्लॉई अप टू डैश पर एनम विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। तो अगर गिफ्ट टू एम्प्लॉई दिया जाए, एम्प्लॉई टू डैश फॉर एनम विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5,000 गिफ्ट टू एन एम्प्लॉई अप टू डैश विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ will not be treated as perquisite taxable in the hands of employee। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। जो गिफ्ट का मामला है उस पर अगर कोई बंदा गिफ्ट ले लेता है मोर देन 50,000 उसका वैल्यू है, तो उसको टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो मनी की सूरत में हो, प्रॉपर्टी की सूरत में हो, या मनी और प्रॉपर्टी में नहीं आता है, किसी और चीज़ में आ जाता है, तो उसको टैक्स लगाया जाता है। अगर यहाँ पे कोई गिफ्ट किसी को भी दिया जाता है मोर देन 50,000 उसका वैल्यू है, तो उस पर भी टैक्स लग जाता है, और ये एक डायरेक्ट टैक्स है। सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म इज़, एग्रीकल्चर फार्म की जो एम्प्लॉई मैनेजर है, तो उसको जो सैलरी मिलती है वो कहाँ पे आ जाएगी? वो सैलरी इनकम में आ जाएगी। एग्रीकल्चर फार्म एक डिफरेंट चीज़ है, जो मैनेजर उसका होता है वो वहाँ का एम्प्लॉई हो जाता है। बाकी जो इनकम हो जाती है एग्रीकल्चर चीज़ों से, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसकी जो सैलरी, बंदे की जो सैलरी है उस पर लग जाएगा, वो तो वहाँ पे काम कर रहा है। any benefits attached to an office or position in addition to salary or wages is called। तो अगर कोई कोई बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है इन एडिशन टू द सैलरी या वेजेस के एडिशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स बोलते हैं। और फिर क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन इज एक्सप्लेनेड एज पर सेक्शन किस सेक्शन में कहा गया है? लीव ट्रैवल कंसेशन कहाँ पे है? वो है सेक्शन 10(5) किसमें? इनकम टैक्स एक्ट में। तो दोस्तों ये थे मज़ीद 50 MCQs अबाउट द टैक्सेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा और याद रखा होगा और थोड़ा बहुत समझ आया होगा मेरे ख्याल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मज़ीद नेक्स्ट 50 MCQs हम लाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे, और वो आएगा एक सेपरेट वीडियो ऑफ 50 MCQs। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है 200 MCQs की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।